ये हमारा नया चैप्टर है अमालगमेशन अकाउंट्स। अभी आप लोग कोई भी लिखोगे नहीं कुछ भी, मैं रूल समझाते जा रहा हूँ सारे कि अमालगमेशन होता क्या है। ये सारे थियरी वाले पेजेस हैं, फिलहाल सिर्फ समझते जाना, कुछ लिखना नहीं। अब अमालगमेशन में यहां से रूल स्टार्ट होते हैं। मैं एकदम बेसिक से बताऊं तो अमालगमेशन मतलब क्या, इसमें दो पुरानी कंपनीज होती है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। सपोज इनका नाम है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, तो अमालगमेशन मतलब क्या, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो पुरानी कंपनीज थी, वो दोनों कंपनीज बंद हो गई। ए लिमिटेड भी बंद हो गया, बी लिमिटेड भी बंद हो गया, दोनों ओल्ड कंपनीज बंद हो गई और इन दोनों को एक न्यू कंपनी ने टेक ओवर कर लिया और न्यू कंपनी का नाम है सी लिमिटेड। तो ऐसे इस चैप्टर में तीन कंपनीज होती हैं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। मैं ट्राई करता हूं लिख के बताऊं। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस चैप्टर में तीन कंपनीज होती हैं, ए कंपनी लिमिटेड, बी कंपनी लिमिटेड और सी कंपनी लिमिटेड। ए कंपनी लिमिटेड ने अपना सारा का सारा बिजनेस बेच लिया, तो ये हुआ सेलर या वेंडर, मैं इसको ओल्ड कंपनी 1 बोलता हूं। बी कंपनी लिमिटेड ने भी अपना सारा का सारा बिजनेस बेच दिया, इसको मैं ओल्ड कंपनी 2 बोलता हूं। और सी कंपनी लिमिटेड ने इन दोनों कंपनीज को खरीद लिया, तो सी कंपनी लिमिटेड हुआ न्यू कंपनी, मतलब परचेजर। तो इस चैप्टर में टोटल तीन कंपनीज होती हैं, ए बी सी। ए और बी ने अपना सारा बिजनेस बेच दिया और सी कंपनी लिमिटेड ने दोनों का बिजनेस खरीद लिया। अब आप लोग एफवाई में या 12th में एक चैप्टर आप लोगों ने किया है कॉर्पोरेट अकाउंट का, उसको बोलते हैं अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज। अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज में आप लोगों ने नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन ये सब आपका सीखा हुआ है। नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं, परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं, वो सारी कैलकुलेशन आपको इस चैप्टर में फिर से करनी है। मतलब इस चैप्टर में आपको जो ओल्ड कंपनी 1 है ए लिमिटेड, उसका भी नेट एसेट और पीसी सॉल्व करना है। जो ओल्ड कंपनी 2 है बी लिमिटेड, उसका भी नेट एसेट और पीसी सॉल्व करना है। दोनों कंपनीज का, पुरानी कंपनीज का नेट एसेट और पीसी कैलकुलेट करना है। अगर आपको याद हो तो पहले नेट एसेट होता है, फिर पीसी होता है, उसके बाद होता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व। मैं हर एक लाइन, हर एक शब्द समझा दूंगा, सिर्फ डराने के लिए बता रहा हूं कि इसका जो सबसे लेंदी आंसर होता है वो 10 या 12 पेज का एक आंसर होता है। 10 या 12 पेज का एक आंसर होगा, बट ये सिर्फ डराने के लिए। जब आप लोग उसको सॉल्व करोगे तो आपको 2 पेज का ही लगेगा, आपको लगेगा बहुत इजी है, बट प्रैक्टिस 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 बहुत चाहिए। कैलकुलेशंस, एंट्रीज, मैं जैसे हर चैप्टर में बोलता हूं, कैलकुलेशन अगर आपने परफेक्ट कर ली तो अकाउंट्स और जर्नल एंट्रीज बहुत आराम से हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, वो ये पीसी और नेट एसेट की कैलकुलेशन है। अब हम लोग यहाँ पे परचेजर हैं और जो ऑपोजिट पर्सन है वो है वेंडर या सेलर। जो ऑपोजिट पर्सन है वो वेंडर या सेलर है। हम कंपनी है, मतलब हम लोग न्यू कंपनी है, हम परचेजर हैं। और जो ऑपोजिट पर्सन है, वो वेंडर या सेलर है, जो पुरानी कंपनी है। जो ओल्ड कंपनी है वो वेंडर या सेलर है, हम परचेजर हैं। अब पीसी कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं। एक को हम बोलते हैं पीसी मेथड, दूसरे को बोलते हैं नेट एसेट मेथड। पीसी मेथड में क्या होता है, पीसी की सारी अमाउंट दी हुई होती है। हियर ऑल द अमाउंट्स ऑफ पीसी आर गिवन। मतलब पीसी का मतलब क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि न्यू कंपनी ने पुरानी कंपनी को क्या क्या दिया। तो न्यू कंपनी वाला कभी इक्विटी शेयर्स देता है, कभी प्रेफरेंस शेयर्स देता है, कभी डिबेंचर्स देता है, कभी कैश एंड बैंक देता है। तो न्यू कंपनी ने पुरानी कंपनी को क्या क्या दिया वो सब पीसी में आता है। Here all the amounts of PC are given। तो अगर पीसी की सारी अमाउंट्स दी हुई है तो पीसी मेथड है, ठीक है। नेट एसेट मेथड में क्या होता है, Here any one amount of PC will be missing। यहाँ पे पीसी की कोई ना कोई एक अमाउंट मिसिंग होती है। मान लो इक्विटी शेयर्स दिया हुआ होगा, प्रेफरेंस शेयर्स दिया होगा, डिबेंचर्स दिया होगा, फिर लिखा होगा रिमेनिंग अमाउंट इन कैश एंड बैंक। बाकी का जितना पैसा बचा वो कैश एंड बैंक। मोस्टली 99% ऐसा होता है कि इक्विटी शेयर्स दिया होता है इतनी अमाउंट का,
प्रेफरेंस शेयर्स दिया होता है इतनी अमाउंट का, डिबेंचर्स दिया होता है इतनी अमाउंट का, रिमेनिंग अमाउंट इन कैश एंड बैंक। तो रिमेनिंग अमाउंट कैश एंड बैंक मतलब कितना रिमेनिंग, वो क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं होता है कि रिमेनिंग मतलब कितना रिमेनिंग। तो अगर नेट एसेट में कोई एक अमाउंट मिसिंग है, सॉरी पीसी में कोई एक अमाउंट मिसिंग है, here any one amount of PC will be missing। तो अगर पीसी की कोई एक अमाउंट मिसिंग है तो उसको हम लोग नेट एसेट मेथड बोलते हैं। अच्छा, पीसी मेथड में क्योंकि पीसी की सारी अमाउंट दी हुई होगी तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं दिया होगा। here न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी फाउंड। तो पीसी मेथड में पीसी की सारी अमाउंट दी होगी तो गुडविल की न्यू वैल्यू नहीं दी होगी। वाइस वर्सा, क्योंकि पीसी की सारी अमाउंट दी हुई है तो गुडविल की न्यू वैल्यू नहीं दी होगी। नेट एसेट मेथड में क्योंकि पीसी में एक अमाउंट मिसिंग है तो गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई होगी। अब ये टॉपिक आप लोगों का बहुत बार किया हुआ है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा गुडविल ही होगा, कभी कभी गुडविल होता है, कभी कभी कैपिटल रिजर्व होता है। जैसे गुडविल का ये फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू पीसी माइनस नेट एसेट्स, इसको मैं शॉर्टकट में जीपीएन बोलता हूं, जीपीएन, गुडविल इक्वल टू पीसी माइनस नेट एसेट्स। इसको मैं बोलता हूं जीपीएन, मतलब गुडविल इज इक्वल टू पीसी माइनस नेट एसेट्स। मैं थोड़ा समझा देता हूं, बाद में लिखा भी दूंगा। अगर न्यू कंपनी ने परचेज कंसिडरेशन ज्यादा पे किया है, इफ पीसी इज मोर देन नेट एसेट्स, अगर न्यू कंपनी ने परचेज प्राइस ज्यादा पे किया है, ज्यादा पैसे पे किए हैं न्यू कंपनी ने, और न्यू कंपनी को नेट एसेट्स कम मिले हैं, तो न्यू कंपनी का एक तरीके का लॉस हुआ, उस लॉस को गुडविल बोलते हैं। इफ पीसी इज मोर देन नेट एसेट्स देन देयर इज अ लॉस फॉर न्यू कंपनी, दैट इज गुडविल। उस लॉस को गुडविल बोलते हैं। तो अगर न्यू कंपनी ने ज्यादा परचेज कंसिडरेशन पे किया है, मतलब मान लो नेट एसेट्स मिले 8 लाख रुपए के, 8 लाख, और न्यू कंपनी ने परचेज कंसिडरेशन पे किया 10 लाख, तो हम हमेशा ऐसा समझेंगे कि हम न्यू कंपनी है। तो हम लोगों को नेट एसेट्स मिले 8 लाख रुपए के, उसके सामने हमने परचेज प्राइस पे किया 10 लाख रुपए, तो जो 2 लाख रुपए हम लोगों ने ज्यादा पे किया, वो 2 लाख रुपए हमारा लॉस है, हम मतलब न्यू कंपनी। वो 2 लाख रुपए जो हमने ज्यादा पे किए, वो 2 लाख रुपए हमारा लॉस है, और उस लॉस को गुडविल बोलते हैं, उस लॉस को गुडविल बोलते हैं। तो जीपीएन याद कर लो, अपने आप आपका गुडविल का आंसर राइट आएगा, गुडविल इक्वल टू पीसी माइनस नेट एसेट्स। ओके, अब गुडविल का उल्टा होता है, मेरे पास यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, गुडविल का ऑपोजिट होता है कैपिटल रिजर्व। गुडविल का ऑपोजिट होता है कैपिटल रिजर्व। मान लो पुरानी कंपनी के नेट एसेट्स हमको मिले 8 लाख रुपए के, 8 लाख, उसके सामने न्यू कंपनी ने परचेज कंसिडरेशन पे किया 7 लाख, तो हमको नेट एसेट ज्यादा मिले 8 लाख, उसके सामने पीसी हमने कम पे किया 7 लाख, तो 1 लाख रुपए जो डिफरेंस है, जितना हमने कम पे किया, उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। तो सब कुछ सोचा जाता है फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ न्यू कंपनी, परचेजर। अगर परचेजर ने ज्यादा पैसे पे किए तो परचेजर का लॉस है, लॉस मतलब गुडविल। अगर परचेजर ने कम पैसे पे किए तो परचेजर का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिजर्व। तो रट्टा मारना हो, मीनिंग मैंने समझा दिया, रट्टा मारना हो तो जीपीएन, जीपीएन का आंसर प्लस में आए तो गुडविल है, जीपीएन का आंसर माइनस में आए तो वो कैपिटल रिजर्व है। ठीक है, जीपीएन का आंसर प्लस में आए, जीपीएन का आंसर प्लस में आए तो गुडविल है, जीपीएन का आंसर माइनस में आए तो कैपिटल रिजर्व है। ठीक है, पीसी मेथड में पीसी की सारी अमाउंट दी होगी तो गुडविल की अमाउंट नहीं दी होगी। नेट एसेट मेथड में पीसी की कोई ना कोई एक अमाउंट मिसिंग होगी तो गुडविल न्यू वैल्यू दिया हुआ होगा। आगे, अब यहां पे लिखा हुआ है कि कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज हैं जो ओल्ड कंपनी के हम लोग लेंगे, एसेट्स कौन से लेंगे, कौन से नहीं लेंगे, कौन सी लायबिलिटीज हम लोग लेंगे, कौन सी लायबिलिटीज नहीं लेंगे। और ये जो लिस्ट ABCD मैंने नाम लिखा है,
ये लिस्ट ABCD तभी काम आएगा जब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हो। अब हमारा जो पहला स्टेप होता है वो होता है दोनों ओल्ड कंपनीज का नेट एसेट कैलकुलेट करो। तो दोनों ओल्ड कंपनीज का नेट एसेट कैलकुलेट करते टाइम कौन से एसेट लेने हैं, कौन से एसेट नहीं लेने हैं, कौन सी लायबिलिटी लेनी है, कौन सी लायबिलिटी नहीं लेनी है, उसको मैं लिस्ट ABCD बोलता हूं। तो द रूल्स ऑफ लिस्ट ABCD विल अप्लाई ओनली व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट एनी एसेट और लायबिलिटी इन एडजस्टमेंट। मतलब एडजस्टमेंट में बताया हुआ नहीं हो कि ये एक पर्टिकुलर एसेट है, मान लो एक पर्टिकुलर एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बारे में एडजस्टमेंट में बताया हुआ ही नहीं हो कि लैंड एंड बिल्डिंग न्यू कंपनी लेके गई कि लैंड एंड बिल्डिंग न्यू कंपनी नहीं लेके गई, एडजस्टमेंट में बताया हुआ ही नहीं हो, तो हम क्या करेंगे? या मान लो डेटर्स, ओल्ड कंपनी के डेटर्स न्यू कंपनी लेके गई कि नहीं लेके गई, वो एडजस्टमेंट में बताया हुआ ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो ये उस वक्त आपको ये लिस्ट ABCD काम आएगा। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, द रूल्स ऑफ लिस्ट ABCD विल अप्लाई ओनली व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन about any asset or liability in adjustment. Example, if it is given in adjustment that the new company will not take over land and building, then we should not include land and building in assets under net assets. मतलब एडजस्टमेंट में बोला हुआ है, एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग नॉट टेकन ओवर, नहीं लेना है। अगर एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लेना है तो आपको नहीं लेना है, क्योंकि एडजस्टमेंट में बोला हुआ है। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट में बताया हुआ है तो वही चीज फॉलो करो, अगर एडजस्टमेंट में नहीं बताया हुआ है तो लिस्ट A वाले एसेट्स लेने हैं। लिस्ट A मैं एक बार रीड कर लेता हूं, ये बाद में रिकॉर्डेड वीडियो में थे, सब लोग लिख लेना अच्छी तरह, हर एक स्लाइड पॉज करके लिखना, क्योंकि रूल्स आएंगे तो ही समझ आएंगे आपको। अब एसेट्स टेकन, टेंजिबल एसेट्स लेने हैं। टेंजिबल एसेट्स में फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये लेने हैं एसेट्स में। ऊपर लिखा हुआ है लिस्ट A, एसेट्स टेकन। करंट एसेट्स लेने हैं, डेटर्स लेना है। डेटर्स का आउटर कॉलम क्यों लिखा है ब्रैकेट में? क्योंकि बहुत बार ओल्ड बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखा हुआ होता है डेटर्स माइनस BDR, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी अमाउंट ले, BDR माइनस करने से पहले वाली के BDR माइनस करने के बाद वाली। तो सिंपल एक रूल याद करो कि कभी भी समझ में नहीं आए कि कौन सी अमाउंट लेनी है तो ये याद करो, आउटर कॉलम, हर एक एसेट और लायबिलिटी का आउटर कॉलम लेना है। कैश एंड बैंक लेना है, स्टॉक लेना है, बिल रिसीवेबल लेना है, प्रीपेड एक्सपेंस भी लेंगे, आउटस्टैंडिंग इनकम भी लेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट लेंगे, लेकिन लिस्ट B में जाता हूं मैं, एसेट्स नॉट टेकन, गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट वाला नहीं लेंगे। अगर गुडविल एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, अगर गुडविल एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो वो नेट एसेट में लेना है, गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई है तो लेना है, लेकिन अगर गुडविल की ओल्ड वैल्यू दी हुई है ओल्ड बैलेंस शीट में तो नहीं लेना है। अब देखो, पेटेंट्स ओल्ड बैलेंस शीट लेना है, ट्रेडमार्क ओल्ड बैलेंस शीट वाला लेना है, कॉपीराइट ओल्ड बैलेंस शीट वाला लेना है, ये भी इंटेंजिबल है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लेकिन ये ओल्ड बैलेंस शीट वाले एसेट्स लेने हैं। गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट वाला नेट एसेट में नहीं लेना है। फिर फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेने हैं, ये सारे फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जांपल्स हैं, ये सारे फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जांपल्स हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लेना है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंसेस नहीं लेना है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट नहीं लेना है, अंडरराइटिंग कमीशन नहीं लेना है, एनी अदर लॉस नॉट रिटन ऑफ, कोई भी लॉस नॉट रिटन ऑफ हो नहीं लेना है। तो ये लिस्ट A मतलब वो सारे एसेट्स जिनके बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है, एडजस्टमेंट में कुछ बताया हुआ नहीं है कि लो या नहीं लो, तो ये सारे एसेट्स हम लेंगे। और ये वो सारे एसेट्स जिनके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ बताया हुआ नहीं है तो हम ये एसेट्स नहीं लेंगे। तो इसको मैं लिस्ट A बोलता हूं, इसको लिस्ट B बोलता हूं। उसी तरीके से लिस्ट C मतलब जिन लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है पर हम लोग ये वाली लायबिलिटीज लेंगे, लायबिलिटीज टेकन। अब ये पहला नाम अच्छी तरह से देखो, ऑल अदर रिजर्व्स एंड फंड्स ऑफ वर्कर्स एक्सेप्ट
WACF मतलब वर्कर्स के सारे रिजर्व्स एंड प्रोविडेंस एंड फंड्स लेने हैं WACF को छोड़ के, मतलब वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड को छोड़ के, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड को छोड़ के बाकी सारे वर्कर्स के फंड्स लेने हैं लायबिलिटीज में। प्रोविडेंट फंड लेना है, पेंशन फंड लेंगे लायबिलिटीज में, एन्युटी फंड भी लेंगे, वर्कर्स वेलफेयर फंड भी लेंगे, वर्कर्स ट्रेनिंग फंड भी लेंगे। इसके बाद टेंजिबल लायबिलिटीज, ये सारी लायबिलिटीज नेट एसेट में लिखनी है। क्रेडिटर्स लेंगे नेट एसेट्स में, लायबिलिटीज में लिखेंगे, बिल्स पेएबल भी लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखेंगे, प्री रिसीव्ड इनकम लिखेंगे, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब लायबिलिटीज में लेंगे। अब लायबिलिटीज नॉट टेकन में इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लायबिलिटीज में नहीं लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लेंगे लायबिलिटीज में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लेंगे लायबिलिटीज में, जनरल रिजर्व नहीं लेंगे, रिजर्व फंड भी नहीं, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड ये लायबिलिटीज में नहीं लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस नहीं लेना है लायबिलिटीज में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं, कैपिटल रिजर्व नहीं, कॉन्टीजेंसी रिजर्व नहीं। ठीक है, और वापस हम उसी स्लाइड पे आ गए कि द रूल्स ऑफ लिस्ट ABCD विल अप्लाई ओनली व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट एनी एसेट और लायबिलिटी इन एडजस्टमेंट। मतलब अगर कोई एडजस्टमेंट में कुछ बताया हुआ नहीं है क्या लेना है क्या नहीं लेना है, मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो पहले एडजस्टमेंट्स को फॉलो करने का। एडजस्टमेंट में बोला हो ये चीज लो तो आप लोगे, एडजस्टमेंट में बोला हो ये चीज नहीं लो तो आप नहीं लोगे, और एडजस्टमेंट जिसके बारे में एडजस्टमेंट नहीं दी हो तो आप लोग ये लिस्ट ABCD फॉलो करोगे। ठीक है, ये वापस वही बात आ गई, नेट एसेट मेथड और PC मेथड, जो पहले समझाया वही है। इतना मैं चाहता हूं आप सब लोग वीडियो पॉज करके लिख लो, ये सारी स्लाइड्स मैं दिखा रहा हूं जो आज समझाया। यहाँ पे 4th पॉइंट भी लिख देना, मोर की जगह लेस हो जाएगा और गुडविल की जगह पे कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, लॉस की जगह प्रॉफिट हो जाएगा। इफ PC इज यहाँ पे हो जाएगा 4th पॉइंट में लेस देन नेट एसेट्स, देन देयर इज अ प्रॉफिट फॉर न्यू कंपनी दैट इज कैपिटल रिजर्व, वो 4th पॉइंट लिख देना। फिर ये सब जो आज पॉइंट्स बताई इतना लिख लेना। अब क्या होगा, अगर मैं कोई एग्जांपल शुरू भी करता हूं तो फिर बार बार बीच बीच में रुकना पड़ेगा, मेरे को हर बार बीच बीच में थियरी वाले पेजेस में जाके रूल समझाना पड़ेगा। तो इससे बेटर है पहले सारे रूल्स लिखे हुए हों, समझे हुए हों, सारे रूल्स आपने एक बार नोटबुक में लिख लिए, 1-2 बार रूल्स रिवाइज कर लिए, उसके बाद सम्स सॉल्व करना, सम्स वाले लेक्चर्स उसके बाद ही देखना, पहले रूल्स अच्छी तरह से करना। ठीक है बेटा, ये वीडियो यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।